नमस्कार हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। सर, एलन मस्क के स्टारलिंक की सेवाएं भारत में बहुत जल्द लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगी, ऐसा माना जा रहा है। और भारत सरकार से उन्होंने यूनिफाइड लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। हालांकि फाइनेंशियल क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इस बीच रॉ के चीफ ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं स्टारलिंक को लेकर। क्या सच में स्टारलिंक अगर देश में आता है तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है देश की सुरक्षा के लिए? अंजू जी, रॉ के हमारे इस वक्त के चीफ पराग जैन ने बहुत स्पष्ट सवाल किया है और उसके तहत एक लाल झंडी दिखा दी गई है स्टारलिंक के देश की सुरक्षा में अगर सेंधमारी होती है तो वो सेंधमारी को क्या हम चला लेंगे? क्या हम देश की सुरक्षा को बेच के स्टारलिंक जैसी सेवाओं को भारत के अंदर आने देंगे? बहुत स्पष्ट सवाल किया हुआ है। उन्होंने तो बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि हमारा सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, सुरक्षा प्रबंध, इसमें कोई आंच न आए उस प्रकार से अगर कोई विदेशी ऑपरेटर या उसकी सेवाएं भारत के लोगों को व्यावसायिक तौर पे मुहैया करवाई जाए तो वो ठीक है, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये उन्होंने क्यों कहा है कि स्टारलिंक अब भी समझता है कि वो हर एक डेटा अपने पास रखेगा, वैश्विक स्तर पे रखेगा। उसी तरह स्टारलिंक वो भी समझता है कि जो सिग्नल है, जहां से बीम होगा, वो सिग्नल को स्टारलिंक कंट्रोल करेगा। तो रॉ के चीफ ने तो बड़ा स्पष्ट सवाल किया है कि ये सिग्नल्स को कटौकटी के समय में, संकट के समय में, क्राइसिस के समय में कौन कंट्रोल करेगा? वॉशिंगटन, एलोन मस्क या फिर नई दिल्ली? भारत हमारी संप्रभुता के आगे किसी चीज को नहीं देखता। बहुत स्पष्ट रूप से उदाहरण देके हमारे रॉ के चीफ ने ये लाल झंडी दिखाई है कि व्यावसायिक तौर पे स्टारलिंक को भारत में आने देना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका वैश्विक रूप से जब हम काम देखते हैं तो समझ में आता है 3.5-4 साल से चल रही यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर स्टारलिंक यूक्रेन के अंदर है। हमारे रॉ चीफ ने पीएमओ को एक रिपोर्ट दी है जिसके अंदर यूक्रेन रशिया युद्ध में यूक्रेन द्वारा ड्रोन से जो हमले रशिया के अंदर किए गए उसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। उन्होंने बताया है कि ये स्टारलिंक के डेटा से ऑपरेट होने वाले यूक्रेनी ड्रोन रशियन रडार की पकड़ में नहीं आते थे, क्योंकि वो लो फ्लाइंग थे, नीचे से उड़ जाते थे। और उन्होंने रशिया के मॉस्को सहित काफी जगहों पर रशिया की पेट्रोलियम साइट्स के ऊपर काफी नुकसान किया है। तो क्या ऐसे ऑपरेटर को, जिसका दुरुपयोग हर एक कक्षा पे हो सकता है, और जब हमारे पास पूर्व में एक दुश्मन बैठा है, पश्चिम में एक दुश्मन बैठा है, पूर्व में बांग्लादेश के अंदर स्टारलिंक ऑफिशियली अलाउड है, अनाधिकृत तौर पे अगर टावर खड़े करके भारत के अंदर धांधली करने की कोशिश कोई करता है पूर्व में, तो उसका जिम्मेदार स्टारलिंक होगा। अभी ये बात जब रॉ के चीफ कर रहे हैं, और आप सोच लो कि पश्चिमी सरहद के ऊपर भी अंजू जी, पंजाब और कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्यों के अंदर अगर किसी ने 2 अनाधिकृत टावर खड़े कर दिए और वो डेटा का अगर गलत इस्तेमाल होने लगा सिग्नल्स का, तो हमारी खुफिया एजेंसी लोगों को पकड़ते पकड़ते थक जाएगी। तो अंजू जी, इसके लिए हमारे रॉ ने तो एक लाल बत्ती, रेड लाइन, रेड फ्लैग सीधा दिखा दिया है कि वी डोंट नीड स्टारलिंक। हमारे भी सैटेलाइट बेस्ड इंफॉर्मेशन के सैटेलाइट्स ऐसे ही स्टारलिंक जैसे बन रहा है।
थोड़ा वक्त शायद और लगेगा, मगर जियो के सैटेलाइट आ जाएंगे। लेकिन सर, यहाँ पर ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो रशिया तो बहुत आगे है। अगर वहां के रडार सिस्टम में ये जो यूक्रेन ने ड्रोन छोड़े थे वो नहीं आए, और जिनको अगर स्टारलिंक की तरफ से रियल टाइम फीड मिल रही थी, और वहां से ये भी कहा जाता है कि स्टारलिंक प्रोवाइड्स फास्ट जैम रेजिस्टेंट कनेक्शंस दैट इवन एडवांस्ड रशियन सिस्टम्स स्ट्रगल्स टू ब्लॉक, तो फिर भारत का क्या होगा? भारत में तो इतनी टेक्निक है नहीं। तो ये तो बहुत सोच कर करना पड़ेगा ना। और बिल्कुल सही सवाल उठाया है हमारे रॉ के चीफ ने। नहीं, बहुत सही सवाल उठाया, क्योंकि स्टारलिंक के लिए एक बात तो कहनी पड़ेगी, उनकी टेक्नोलॉजी प्रिसिशन टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर यूक्रेन डीप डाउन इन रशिया, रशिया के अंदर तक जाके उनको पता न चले, वैसे पकड़ में न आके उनके ऊपर स्ट्राइक कर सकता है, तो भारत में तो ये हो ही सकता है। कोई धांधली करने वाला ग्रुप, कोई आतंकी ग्रुप या हमारा दुश्मन ही भारत के किसी इलाके में बहुत बड़ी तकलीफ करने का सोचे, तो स्टारलिंक के डेटा बहुत पुख्ता है उनके लिए, क्योंकि रडार्स भी पकड़ में नहीं आते और वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। मगर होते होते अंजू जी वक्त लगेगा। जब रशिया नहीं पकड़ पा रहा अभी, तो हाल के वक्त में, वर्तमान समय में जब हम बात करते हैं, वी आर अंडर प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दिस टेक्नोलॉजी। वो डेवलप हो जाए तब तक किसी को अंदर आने देना क्या ये उचित है? ये सवाल रॉ की ओर से पीएमओ को स्पष्ट रूप से पूछा गया है। और सर, किसी फॉरेन सैटेलाइट नेटवर्क सिस्टम पर रिलाय करना तो वाकई बहुत खतरनाक होगा ना। जैसे आपने कहा कि डेटा किसके पास रहेगा, पूरी जानकारी किसके पास रहेगी। और हमने चाइना का हाल देखा है, जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो चाइना के सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम फुटेज जानकारी जो थी, इंफॉर्मेशन थी, वो पाकिस्तान को दी जा रही थी। और अगर पाकिस्तान में भी स्टारलिंक ऑफिशियली लगाया जा रहा है, बांग्लादेश में लगाया जा रहा है सर, और अगर भारत में भी लग जाता है तो ये तो बहुत घातक होगा। हमारा डेटा तो बड़े आसानी से उनको मिल जाएगा, और वो जो रियल टाइम फुटेज होती है सर, फीड होती है, वो तो बड़ी आसानी से युद्ध के दौरान, वॉर के दौरान यही स्टारलिंक पाकिस्तान को भी दे सकता है, चाइना को भी दे सकता है, और बांग्लादेश को भी दे सकता है। ये तो बहुत घातक साबित हो सकता है हमारे लिए, बहुत घातक साबित हो सकता है। अंजू जी, ये बात समझिए, बांग्लादेश के अंदर स्टारलिंक की अधिकृत तौर पे एंट्री हो चुकी है, जबकि फाइनल प्रोसेस पाकिस्तान में एंटर करने के लिए उनका चल रहा है। अभी स्टारलिंक के द्वारा अगर समझ लो पाकिस्तान ने एक ड्रोन स्क्वाड्रन बनाई, मान लो, और वो ड्रोन स्क्वाड्रन हमारे रेडार्स के नीचे से जाके भारत के सरहदी इलाकों में उधम मचाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और यही स्टारलिंक को हम भारत में एंट्री देके उनका काम आसान करेंगे। बिल्कुल, ये तो मुमकिन ही नहीं होता। आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे यहां बहुत सी जगह पे स्टारलिंक जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं जी। और वो जो मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया, उसके लिए अमेरिकी प्रशासन इतना गंभीर क्यों है? अगर वो खाली फोटोग्राफर है तो उसके लिए इतना गंभीर क्यों है? सवाल तो उठते हैं, क्योंकि इसी डेटा के फीड से, इसी सैटेलाइट के लिंक से ये लोग ऑपरेट करते हैं। और दूसरी तरफ म्यांमार में भी स्टारलिंक ऑफिशियल है। ऐसी स्थिति में भारत में कमर्शियल एंट्री देके अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारने जैसी बात होगी। अंजू जी, बांग्लादेश के अंदर अधिकृत तौर पे स्टारलिंक है, और सीआईए का एजेंट मैथ्यू वैन डाइक जब पकड़ा जाता है, उसके बाद हमें मणिपुर से स्टारलिंक की डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिल जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है?
दो और दो चार करके देखें, समझने की कोशिश करें, तो ये समझ में आता है कि अनाधिकृत तौर पे स्टारलिंक के सिग्नल्स बॉर्डर एरिया में लोगों को मिल रहे हैं और उसी का उपयोग करके ये लोग नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत कुछ कर रहे थे। भारत के सीमावर्ती इलाकों के लिए जितना स्टारलिंक डेंजरस है वो उनके फायदे से ज्यादा डेंजरस है, ज्यादा ज्यादा मुश्किल काम है। तो ऐसी स्थिति में भारत स्टारलिंक को कमर्शियल तौर पे एंट्री दे दे, ये तो मुमकिन लगता नहीं है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर काफी लोग ऐसे हैं कि जो बहुत उत्सुकता से राह देख रहे हैं कि कब स्टारलिंक आए और हमारा काम आसान हो जाए। सर, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। मणिपुर में जब ये सीआईए का एजेंट मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया था, तो इसके साथ कितने यूक्रेनियन पकड़े गए थे? तब ये भी कहा गया था कि 300 के आसपास यूक्रेनियन पूरे देश में एक्टिव है। और अगर यूक्रेन के ड्रोन ही तबाही मचा सकते हैं स्टारलिंक की मदद से, रशिया के काफी अंदर तक जाकर, मॉस्को तक जाकर, तो क्या पता ये मैथ्यू वैन डाइक उन यूक्रेनियंस के साथ इसी तरह की साजिश रच रहा था। और बांग्लादेश से तो स्टारलिंक के सिग्नल्स उनको मिल ही रहे होंगे, तो क्या पता वो इस तरह की कोई साजिश रच रहे थे। वरना सर, वहां पर जो ड्रोन बरामद हुए थे, जिनकी ट्रेनिंग दे रहे थे यूक्रेनियन, वो किस लिए रखे गए थे? ये लोग बड़े हमले की एक तैयारी कर रहे थे। 300 का पूरा गुट आया हुआ था, उनको जगह जगह पे फैलाया गया था। उनको ड्रोन की ट्रेनिंग काफी सालों से दी जा रही है, क्योंकि ये यूक्रेनियंस है। यूक्रेन ने अपना कमाल रशिया के अंदर जाके किया है, ड्रोन्स के जरिए और स्टारलिंक के सिग्नल्स के जरिए। यही चीज यहां पर हो रही थी। ये तो ठीक है, एनआईए ने इनको पकड़ लिया। अगर नहीं पकड़े जाते तो क्या बंगाल के चुनाव मुमकिन थे? क्योंकि आप देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव के पहले ये सब धांधलियां हो रही थी। और क्योंकि मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया, मणिपुर के पास से हमें वो सिग्नल वाले डिवाइसेस मिले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले, जिससे तार एनआईए के लिए पूरे जुड़ गए और उनकी पूरी तरह नसीहत की जा रही है। आज इनको सही तरह से ट्रीटमेंट दी जा रही है। तो एक बड़ी भयंकर वारदात होते होते हमारे पूर्वों के अंदर तो बची है। और दूसरी तरफ देखिए आप कि स्टारलिंक पिछले 1-1.5 साल से एक के बाद एक स्टेट्स के साथ में वो समझौते कर रहा है। अंतिम स्टेट कौन सा था? नॉर्थ ईस्ट का स्टेट था वो, और पहले वो गुजरात महाराष्ट्र के साथ में कर चुके हैं। इनकी मंशा तो सीधी सादी एक ही है कि हम भारत में घुसे। चलो मान लेते हैं कि वो बिजनेसमैन है, विश्व का सबसे धनिक आदमी है, और वो भारत का इतना बड़ा मार्केट लेना चाहता था, मगर क्या उससे भारतीय सुरक्षा स्वस्थ रहेगी? भारतीय सुरक्षा को सेंध मारी न चाहते हुए भी स्टारलिंक करके जाएगा। तो ऐसी सैटेलाइट फीड्स की क्या हमें जरूरत है? ये बड़ा सवाल आके उठता है अंजू जी। सर, नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ वैन डाइक कर रहा था, आप सोचे कि वो कितना सेंसिटिव एरिया है। चाइना से लगता है, म्यांमार से लगता है। और क्या हम भूल जाएं कि किस तरह से ये बातें भी अब सामने आ रही हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की तैयारी थी। ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं मिली हुई थी बांग्लादेश के लोगों के साथ। तो ये सारी बातें अगर सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि अमेरिका जिस तरह से भारत के अंदर खेल करना चाहता है, उसके लिए वो हर हाल में चाहते हैं कि एलन मस्क का स्टारलिंक जो है वो भारत में घुस जाए, भारत में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, यानी कि भारत की सुरक्षा तंत्र पर एक तरह से कब्जा कर ले। यही तो इनकी मंशा थी, यही तो पूरी इनकी मंशा थी। व्यवसाय के नाम पे, ट्रेड के नाम पे, भारतीय मार्केट के नाम पे वो लोग भारत के अंदर घुस के भारत विरोधी तत्वों को एक टेक्नोलॉजिकल बल प्रदान करना चाहते थे। वो कहना चाहते थे, वो ऐसा करना चाहते थे कुछ कि भारतीय संप्रभुता को वो लोग अक्षुण्ण न रखे। स्टारलिंक के जरिए और स्पेस एक्स के जरिए
भारत के अंदर एंट्री लेके भारतीय डेटा को वो हड़पना चाहते थे। हाँ ठीक है, स्टारलिंक ने सरकार की बात मान के बंबई के अंदर अपने 10 गेटवे खड़े भी किए, मगर जब वक्त आता क्राइसिस का कि अगर समझ लो कोई आतंकी हमला होता और भारत सरकार तय करती है कि ये सिग्नल्स बीम नहीं होंगे, मतलब कि इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसका कंट्रोल अगर एलोन मस्क और अमेरिका के पास में होगा तो वो लोग वो नहीं करेंगे। तो भारत के लिए ये बहुत स्पष्ट है, भारत के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि भारत के अंदर जो नेटवर्क हो उसका पूरा का पूरा अंकुश, उसकी फाइनल स्विच कब ऑफ करना कब ऑन करना वो भारत सरकार के हाथ में हो, और स्टारलिंक वाले उसके लिए झिझक रहे थे। बहुत स्पष्ट रूप से देखो, उन्होंने कहा है कि हम अपना डेटा अपना सिग्नल्स हमारे पास रखेंगे, कि जो भारत सरकार ने मना कर दिया है। अंजू जी। सर, ईरान की बात याद कर लीजिए। ईरान में तो ऑफिशियली स्टारलिंक की सेवाएं नहीं है, लेकिन जैसे ही वॉर शुरू हुआ था उसके शुरुआत के दिनों में क्या ईरान में सड़क पर लोग उतरे हुए हैं, कैसे वहां पर तांडव हो रहा है, वो सारे की सारी वीडियो जो पूरी दुनिया में फैलाए थे अमेरिका ने, और जिसके जरिए ये नैरेटिव घड़ने की कोशिश की थी कि वहां के खमेनी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो फुटेज कहां से आया था? वो भी तो स्टारलिंक से आया था, क्योंकि अवैध तरीके से इन्होंने बॉर्डर पर अपने टावर फिट कर दिए थे, और बाद में जब रशिया ने इंटरवीन किया था तब कहीं जाकर हैक हुए थे वो सारे के सारे टावर जहां से सिग्नल्स जा रहे थे। तो अब सोचिए कितना खतरनाक है। स्टारलिंक को परमिशन नहीं मिलती है तो वो जबरदस्ती कहीं पर भी अवैध तरीके से घुस जाते हैं, और शायद यही खेल वो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स में कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं अंजू जी, साथ में वो लोग यहाँ पर पश्चिम के सीमावर्ती राज्यों में भी कर रहे हैं। कई जगहों पे आपको दिखेगा कि किसी न किसी प्रकार के देश विरोधी तत्वों के आंदोलन होते हैं, उसके फुटेज वो अपने सिग्नल से फेक टावर्स खड़े करके फिर उनसे सिग्नल लेके वो छोटी सी चीज को बड़ा दर्शाने की कोशिश अभी भी जारी है, और काफी जगहों पे दिखेगा। और कश्मीर हो, पंजाब हो या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी राज्य हो, हमारे लिए ये बहुत सेंसिटिव है कि अगर समझ लो स्टारलिंक के फीड ने कोई एक वायरल विजुअल कर दिया जिसके अंदर भले ही ग्राउंड के ऊपर 2 या 3 हजार लोग हो और जो 2 या 3 लाख जैसे दिखे, तो पश्चिमी विश्व के अंदर किस प्रकार के सिग्नल्स जाएंगे, ये बात को हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। ईरान में तो इन लोगों ने अनाधिकृत तौर से अंदर घुस के टावर्स खड़े कर दिए थे, और उसके सिग्नल्स के जरिए उन्होंने पूरे विश्व को यह बताने की कोशिश की थी कि ईरान के अंदर सिविल वॉर हो रही है, जबकि हम देख रहे हैं कि ये शुरुआत के 1 महीने के बाद उस प्रकार की सभी चीजें बंद हो गई। ईरान से कोई भी विजुअल्स नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि रशिया ने इंटरवीन करके उनको हैक कर लिया। और ये चीज हमें हमारी सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी स्पष्ट रूप से पता है कि स्टारलिंक क्या करने के लिए यहां पर आ रहा है, हाउ केपेबल दे आर, वो कितनी क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये क्षमता रखते हैं। और भारत के लिए देखिए अंजू जी, एक तरफ स्टारलिंक भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, जबकि काफी लोग ऐसा कहते हैं कि दूर दराज के गांवों के लिए संपर्क के लिए स्टारलिंक जैसा कोई मीडियम नहीं है। यह परसेप्शन खड़ा कर लिया जाता है। हमारे ही लोग ये कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि स्टारलिंक का डेटा एक बारी भारत के अंदर अपनी टर्म्स पे आ गया तो फिर उनका भारत सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और भारत सरकार ने यहीं पर रेड फ्लैग सामने रख दिया है कि हम आपको आने नहीं देंगे जब तक आप हमारी पूरी शर्तों को मानोगे नहीं।
और भारत का डेटा भारत में ही रहेगा। जहां जहां अनाधिकृत सिग्नल्स के लिए आपने टावर खड़े किए होंगे उसको हम बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब संकट का समय आएगा, क्राइसिस आएगा, उस वक्त भारत सरकार अगर तय करेगी कि ये सिग्नल्स बंद होंगे तो वो सिग्नल्स बंद होंगे। उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अंजू जी, मजे की बात तो ये है कि आज ही स्टारलिंक की जो मदर कंपनी है स्पेस एक्स का 1.7 ट्रिलियन का आईपीओ बाहर आ रहा है। और उसके पहले ही भारत सरकार ने अपना रेड फ्लैग दिखा दिया है। वैश्विक अखबारों के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से वो लोग लिख रहे हैं कि इंडिया शोज अ रेड फ्लैग टू स्पेसएक्स। भारत ने ना नहीं बोला है अभी तक। भारत ने रेड फ्लैग दिखा के कहा है कि जब तक आप भारत की सोवरेनिटी, संप्रभुता को मानोगे नहीं और भारत सरकार के लिए जरूरी काम में सहयोग नहीं दोगे, तब तक हम व्यावसायिक तौर पे आपको भारत के अंदर आने नहीं देंगे। और भारत के डेटा का मिसयूज करके आप दुश्मनों को अगर फीड दोगे तो वो तो हम चला ही नहीं लेंगे। तो स्टारलिंक को और एलोन मस्क को, जो एक दिमाग के अंदर ये मानना था ना कि मोदी इज माय फ्रेंड, जो ट्रंप भी कहते थे, जो एलोन मस्क भी कहते थे। एक जमाने में एलोन मस्क के बच्चे को नरेंद्र भाई ने खाना खिलाया था, वो सब ठीक है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि भारत की सुरक्षा में सेंध करने की आप कोशिश करोगे तो उसको हम कबूल करेंगे। ये हम कभी नहीं होने देंगे। एंड आई एम हैप्पी दैट रॉ इज वेरी अलर्ट, क्योंकि ईरान का हुआ है, यूक्रेन का हुआ है, और यही चीज शायद कश्मीर और पंजाब के अंदर रिपीट हो सकती है अगर स्टारलिंक अंदर आ गया तो। अंजू सर, और हैरानी की बात यह है कि जो बॉर्डर एरिया, आपको याद होगा गुजरात में भी एक सीआईए का एजेंट पकड़ा गया था। बहुत सारे जासूस हमारे बॉर्डर एरियाज में पकड़े जा रहे हैं। वैन डाइक्स नॉर्थ ईस्ट में पकड़ा गया, वो भी बंगाल चुनाव से पहले। और चलिए एलन मस्क को एक कारोबारी मान लेते हैं, बिजनेसमैन मान लेते हैं, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप का राइट हैंड है, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी है। और अमेरिका तो कब से भारत के अंदर सेंधमारी की कोशिश कर रहा है। नए नए टूल किट भारत के अंदर आ जाते हैं, किसान आंदोलन से लेकर वोट चोरी तक लेकर। अब देखो ना किस तरह से हमारा विपक्ष या हाफ फ्रंट जो देश के अंदर है, कैसे मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका भी तो यही चाहता है। अमेरिका जो टर्म्स थी सर, उसके आधार पर आज तक भारत की उनके साथ ट्रेड डील नहीं हो पाई है, तो कितना फ्रस्ट्रेटेड है अमेरिका। तो ये एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर, सीआईए के साथ मिलकर भारत के अंदर स्टारलिंक के जरिए कोई बड़ा खेल ना कर रहा हो, इसकी तो कोई गारंटी है ही नहीं ना। कौन गारंटी देगा इसकी? वो खेल तो कर ही रहे हैं ना। उनके लिए कम्युनिकेशन का साधन, मैसेज पास करने का साधन अगर हम ही हाथ में दे देते हैं, थाली में रख के उनको दे देते हैं स्टारलिंक को भारत के अंदर लाके, तो फिर तो ये होगा हमारे अंदर का 0.5 फ्रंट फुल फ्रंट हो जाएगा अगर स्टारलिंक जैसा कोई नेटवर्क प्रोवाइडर, डेटा प्रोवाइडर भारत के अंदर आ जाएगा। तो आज तो समझ लो कि राजस्थान के एक शहर के अंदर जब डिमोलिशन होता है तब दंगे की जानकारी मिलती है तो सरकार वहां पर इंटरनेट बंद कर देती है, फोन मोबाइल सेवाएं बंद कर देती है, और कोई भारतीय प्रोवाइडर इसके बारे में बोल नहीं पाता, ये प्रसरता नहीं है। अगर स्टारलिंक वहां पर होता, जस्ट सोचिए, तो स्टारलिंक तो अनइंटरप्टेड जिसको कहते हैं हम, वो अपने सिग्नल्स बीम करता जाता। अभी ऐसी स्थिति में भारत की 0.5 फ्रंट को बाहर से ईंधन पूरा करने के लिए कितने लोग आ जाते हैं। देखिए, सुरक्षा की, जब आंतरिक सुरक्षा की बात आती है तब ये सब चीजों को सबसे पहले देखना पड़ता है कि आज के 21वीं सदी के टेक्नोलॉजी के जमाने के अंदर आधा युद्ध आपको
ये सिग्नल्स बंद करने से मिल जाता है, आप जीत जाते हो, क्योंकि जब प्रसरता नहीं तब पता नहीं चलता। इसी प्रकार से देखिए आप, अगर आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, अगर समझ लो किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली की बॉर्डर को घेराव किया हुआ है, और ऐसे में स्टारलिंक के सिग्नल्स अगर पूरे विश्व में बीम होते तो कितना ईंधन मिलता ये विरोधियों को। बिल्कुल। शाहीन बाग होता, और उस वक्त अगर समझ लो स्टारलिंक का कमर्शियल एंट्री भारत के अंदर होता तो क्या नहीं हो सकता था। तो हमें आंतरिक सुरक्षा, अभी 26/11 का जो घटना है, वो घटना में जब भारत के टेलीविजन चैनल पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर से सैटेलाइट फोन पे आतंकवादी क्या बात कर रहा है वो सुना रहा था, और आपने कहा ना जैसे बीकानेर में सैटेलाइट फोन के साथ कोई पकड़ा जाता है, गुजरात में पकड़ा जाता है, पंजाब में तो अनगिनत मिलते हैं ऐसे। ऐसी स्थिति के अंदर क्या स्टारलिंक को भारत के अंदर व्यावसायिक तौर पे आने देना चाहिए या नहीं? अगर वो हमारी भारतीय सरकार की तय की हुई सभी गाइडलाइंस को मानते हैं और तैयार होते हैं कि जब सरकार कहेगी तब डेटा बंद हो जाएगा, सिग्नलिंग बंद हो जाएगा, मतलब सरकार के पास स्विच रहेगी। स्टारलिंक की स्विच अगर दिल्ली के पास रहने वाली है तो स्टारलिंक भारत में आ सकता है, मगर वॉशिंगटन या एलन मस्क के पास रहने वाली है तो स्टारलिंक भारत में कमर्शियल रूप से नहीं आ सकता। स्पष्ट बात। सर, अभी जब आप ये सारी जानकारी दे रहे थे तो मुझे याद आया कि जब यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक जाकर अटैक कर सकते हैं तो मणिपुर में बैठा हुआ मैथ्यू वैन डाइक क्या दिल्ली तक ड्रोन को नहीं भेज सकता था, जबकि उसके पास यूक्रेनियन ड्रोन भी थे और उन ड्रोन को चलाने वाले, ऑपरेट करने वाले यूक्रेनियन भी थे। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी वो। और उसी वक्त हमारा विपक्ष कह रहा था मणिपुर नहीं जा रहे, पीएम मोदी मणिपुर नहीं जा रहे। तो आप सोचिए इनका आपस में कितना बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि अवैध तरीके से तो एक तरह से स्टारलिंक हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में काम कर ही रहा था ना। सिग्नल तो उनको मिल ही रहे थे बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। नहीं, सिग्नल तो उनको मिल ही रहे थे, बांग्लादेश से, म्यांमार से मिल रहे थे, और उसी के ऊपर वो काम कर रहे थे। ये मणिपुर करके पार्लियामेंट के अंदर जो नारा विपक्ष लगा रहा था, उसके साथ में अवैध रूप से ऐसे सिग्नल्स का उपयोग करके किसी नेता को घातक रूप से घायल करने का इरादा, मंशा को आप कैसे निकाल सकते हो? ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि मैथ्यू वैन डाइक जैसा आदमी जो 300 यूक्रेनियंस और दूसरे आतंकियों के साथ में आके वो ड्रोन की ट्रेनिंग यहां पर कर रहा था, वो किसी न किसी कारनामे को अंजाम देने वाला था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को उसकी भनक पड़ गई थी, और इसीलिए शायद रॉ ने उस वक्त बहुत स्पष्ट रूप से पीएम को बताया था कि नरेंद्र मोदी विल नॉट ट्रैवल टू मणिपुर। वो बहुत सोच का काम किया गया, क्योंकि वो एक वाकया हो चुका था होशियारपुर वाले ब्रिज के ऊपर, कि जहां पाकिस्तानी आर्टिलरी के रेंज में हमारे प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय फंस गया था और उनको सभा छोड़ के वापस आना पड़ा था। तो ये 0.5 फ्रंट को बल देने के लिए अगर आपको स्टारलिंक को वापस लाना है तो ला सकते हो, मगर क्या हमारा पीएमओ ये करने देगा? हमारा रॉ ये करने देगा? नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। स्टारलिंक अगर भारत में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। भले ही उनको फिलहाल यूनिफाइड लाइसेंस मिला है, लेकिन अगर कमर्शियली वो ऑपरेट करना चाहते हैं तो उनको भारत सरकार के नियम कायदों के हिसाब से चलना होगा।
डाटा भारत का भारत में ही रहेगा, और कब स्टारलिंक को ऑफ करना है, कब ऑन करना है, ये स्विच भी भारत सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, तभी उसको भारत में ऑपरेट करने की परमिशन मिल सकती है। फिलहाल तो जो रेड सिग्नल दिखाया है भारत सरकार ने, उसके बाद से तो जाहिर सी बात है एलन मस्क के भी तोते उड़ गए होंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़े पैमाने पर चाह रहा है कि भारत में किसी ना किसी तरीके से घुसा जाए, 24 घंटे लोगों को इंटरनेट मिलेगा, हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, अनइंटरप्टेड मिलेगा। ये सारे जुमले, ये सारी बातें वो की जा रही है उनकी तरफ से, लेकिन भारत में आने के लिए उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अभी भारत सरकार के नियम कायदों पर अगर ये खरा उतरते हैं तभी बात आगे बढ़ेगी। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, भारत माता की जय।